नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के जाति पर विचार। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जाति पर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, जाति के बारे में कौन कौन से अध्ययन किए हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने एम.एन. श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम देखेंगे कि एम.एन. श्रीनिवास ने जाति के कौन कौन से आधार बताए हैं। सबसे पहले तो एम.एन. श्रीनिवास ने जाति को एक विभाजनकारी व्यवस्था माना है और उनके अनुसार प्रत्येक जाति उपजातियों में विभाजित रहती है। और एम.एन. श्रीनिवास ने जाति के जो आधार बताए हैं उनमें प्रमुख है, जो सबसे पहला जो आधार बताया है वो है अंतर विवाही समूह। तो जाति अंतर विवाही समूह होता है, अर्थात एक जाति के जो सदस्य हैं, लोग हैं, वो अपनी ही जाति में विवाह संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा जो आधार बताया है जाति का वो है कि जाति के सदस्य एक ही व्यवसाय करते हैं, यानी एक जाति के जो सदस्य होंगे वो एक ही प्रकार का व्यवसाय करेंगे। दूसरा अगला जो आधार बताया है वो है कि सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन की समानता, यानी एक जाति के जो सदस्य हैं, लोग हैं, उनमें उनकी जो संस्कृति है, संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, भाषा है, वेशभूषा, रहन सहन, उनकी जीवन शैली, साथ ही जो उनका सामाजिक जीवन है वो एक ही प्रकार का होगा। अगला जो आधार है वो बताया है उन्होंने कि जाति के एक जाति के सदस्य सामान्य संस्कृति के पोषक होते हैं, यानी जैसा कि अभी बताया कि एक जाति के जो सदस्य होंगे वो उनकी जो संस्कृति होगी वो एक ही प्रकार की संस्कृति होगी, भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, विचार, मूल्य, ये सब एक ही प्रकार के होंगे एक जाति विशेष के लोगों के। अगला जो आधार बताया है उसमें कहा है कि एक जाति के सदस्य एक ही प्रकार की व्यवस्था अर्थात पंचायत व्यवस्था से संचालित होंगे। जो भी एक जाति के जो राजनीतिक मामले हैं वो एक ही प्रकार की उसके लिए व्यवस्था होगी जाति विशेष के लिए। अन्य जो उन्होंने आधार बताए हैं जाति के, उनमें है कि जो श्रेणीबद्धता, यानी कि एक विभिन्न जातियों में श्रेणीबद्धता पाई जाएगी, उच्चता और निम्नता के उनमें संबंध पाए जाते हैं। और इसी प्रकार उसमें व्यावसायिक विभेद रहेंगे, यानी कि अलग अलग जातियों के जो व्यवसाय होंगे वो अलग अलग होंगे और एक ही जाति का व्यवसाय एक ही प्रकार का होगा। साथ ही विभिन्न जातियों में जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध पाए जाएंगे, जैसे कि खान पान पे प्रतिबंध, प्रथाओं पे, वेशभूषा पे आदि पे अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रतिबंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार एम.एन. श्रीनिवास ने जाति के ये आधार बताए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जातियों में दूसरी जातियों के साथ व्यवहार का निर्धारण दूसरी जातियों की प्रकृति पर आधारित होता है और ये जो प्रकृतियाँ हैं या प्रथाएं हैं जाति की श्रेणी का भी निर्धारण करती है। और संस्कृतिकरण की जो अवधारणा दी है इन्होंने एम.एन. श्रीनिवास ने, उसमें और जाति गतिशीलता में इन तथ्यों की स्पष्ट रूप से इन तथ्यों को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार जाति के ये एम.एन. श्रीनिवास ने आधार बताए हैं: अंतर्विवाह, एक व्यवसाय, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की समानता, सामान्य संस्कृति के पोषक और
एक ही प्रकार की व्यवस्था यानी कि पंचायत व्यवस्था। अब हम देखेंगे प्रभु जाति की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। तो प्रभु जाति की जो अवधारणा दी है एम.एन. श्रीनिवास ने, ये उनके द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है भारतीय संदर्भ में। और श्रीनिवास ने यह अवधारणा रामपुरा गांव में जाति के अध्ययन के दौरान प्रभु जाति की अवधारणा दी है। और उनके अनुसार जो प्रभु जाति का जो अर्थ है, डोमिनेंट कास्ट का जो अर्थ है, वो यह है कि प्रभु जाति वह है जिसकी एक क्षेत्र विशेष में संख्या अन्य जातियों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है एवं पारस्परिक पदानुक्रम में जिसकी स्थिति काफ़ी नीची नहीं होती और जो आर्थिक रूप से समृद्ध होती है। अर्थात प्रभु जाति का जो आधार है वो उच्चता या निम्नता नहीं है, बल्कि इसमें शक्ति और सत्ता पर अधिक जोर दिया गया है। और यहाँ श्रीनिवास ने ये तथ्य उजागर किया है कि जो जाति पदक्रम अब केवल सांस्कारिक परिस्थिति यानी रिचुअल स्टेटस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सत्ता और संपदा भी इसके प्रमुख तत्व होते हैं। तो इस प्रकार प्रभु जाति उसको माना है जो कि क्षेत्र विशेष में संख्या में जिसके सदस्यों की अधिकता होगी और जिसकी जातीय संस्करण में जिसकी स्थिति अधिक नीची नहीं होगी और जो साथ ही आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध होगी, उसे प्रभु जाति एम.एन. श्रीनिवास ने माना है। अब हम देखते हैं कि प्रभु जाति की कौन कौन सी विशेषताएं श्रीनिवास ने बताई है। सबसे पहले है संख्यात्मक शक्ति। जैसा कि अभी बताया कि एक क्षेत्र विशेष में जिस जाति के लोग अधिक होंगे यानी संख्या में जिस जाति के लोग अधिक होंगे वो जाति प्रभु जाति कहलाएगी। दूसरी जो विशेषता है वो है संसाधनों पर नियंत्रण, यानी जिस जाति का क्षेत्र विशेष में जिस जाति का संसाधनों पर यानी उत्पादन के जो साधन हैं, ये जैसे कि अधिक से अधिक भूमि जिस जाति के लोगों के नियंत्रण में रहेगी वो जाति उस क्षेत्र की प्रभु जाति होगी। अगली जो विशेषता बताई है वो है राजनीतिक शक्ति पर अधिकार, यानी प्रभु जाति वो होगी क्षेत्र विशेष में जिसका राजनीतिक शक्ति पर अधिकार होगा, जिसके राजनीतिक संबंध अच्छे होंगे। दूसरी अगली जो विशेषता है वो है सामाजिक राजनीतिक स्थिति या परिस्थिति, यानी प्रभु जाति वो होगी जिसकी सामाजिक रूप से जिसकी परिस्थिति अच्छी होगी एक क्षेत्र विशेष में, जिस जाति का अधिक सम्मान किया जाता है। साथ ही उसकी जो राजनीतिक परिस्थिति है वो भी अच्छी होगी, राजनीतिक शक्ति जिसके हाथों में होगी वो जाति वहाँ पे प्रभु जाति कहलाएगी। इसी प्रकार जो अन्य विशेषताएं बताइए प्रभु जाति की वो है संस्कृतिकरण का मॉडल, यानी संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो निम्न जातियों के द्वारा किसी विशेष उच्च जाति का अनुकरण इसमें किया जाता है, जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। और जो प्रभु जाति होती है क्षेत्र विशेष में वो संस्कृतिकरण का मॉडल होती है, यानी कि अन्य जो जातियां हैं या जो अन्य समूह हैं उनके द्वारा प्रभु जाति का अनुकरण किया जाता है। उसकी जो संस्कृति है, जीवन शैली है आदि का अनुकरण अन्य जातियों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है पाश्चात्य शिक्षा, यानी प्रभु जाति के रूप में उस जाति को माना जाएगा जिसके सदस्यों ने पश्चिमी शिक्षा ग्रहण की है, यानी कि जिनकी जो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा होगा।
साथ ही जो है प्रशासन में नौकरियां, साथ ही जिस जाति के जो अधिक से अधिक सदस्य प्रशासन में यदि उनको नौकरियां प्राप्त है, प्रशासनिक सेवा में हैं, तो वो जाति प्रभु जाति मानी जाएगी। अगली जो विशेषता है वो है आय के नगरीय स्रोत। क्षेत्र विशेष में या गांव विशेष में ऐसी जाति जिसके अधिक से अधिक लोगों के पास नगर में या शहर में कोई बिजनेस है जिनसे उनको नियमित रूप से आय होती है, तो ऐसी जाति को भी प्रभु जाति के रूप में माना जाएगा। तो इस प्रकार एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति की ये विशेषताएं बताई है, यानी कि जो संख्या में अधिक होगी जो जाति और जिसका संसाधनों पर नियंत्रण होगा, अधिक से अधिक भूमि जिसके नियंत्रण में रहेगी, राजनीतिक शक्ति पर अधिकार होगा, सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति अच्छी होगी, संस्कृतिकरण का जिसको मॉडल माना जाएगा जिस जाति को, और जिस जाति के सदस्य अधिक से अधिक प्रशासनिक नौकरियों में हैं और पाश्चात्य शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की है, शिक्षा का स्तर जिनका ऊंचा है, साथ ही उनके जो आय के जो स्रोत हैं वो अच्छे हैं, नगरीय स्रोत है उनके पास, तो ऐसी जाति को, ऐसी जो विशेषताएं जिस जाति में पाई जाएगी उस जाति को प्रभु जाति माना जाएगा। लेकिन जो साथ ही जो एम.एन. श्रीनिवास ने बताया है कि नवीन परिस्थितियों में, जैसे स्वतंत्रता के बाद जो वयस्क मताधिकार है और पंचायती राज की शुरुआत ने निम्न जातियों में आत्मसम्मान और शक्ति की एक नवीन भावना का संचार किया है, और इसी प्रकार आरक्षण के कारण जो निम्न जातियों को गांव से लेकर संसद में आरक्षित स्थान का लाभ हुआ है, जिससे अब ग्रामीण भारत में प्रभुत्वता का जो मुद्दा है वो स्थानीय आधार पर तय नहीं होता, बल्कि इसका जो निर्धारण है अब एक जाति की व्यापक क्षेत्र में प्रभुत्वता के आधार पर इसका निर्धारण होता है। क्योंकि किसी जाति के जो आपसी संबंधों के आधार पर, आपसी संबंधों के द्वारा क्षेत्र के दूसरे गांव से भी जुड़े हो सकते हैं, यानी कि एक ही जाति के जो लोग हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और उनके जो आपसी संबंध जितने मजबूत होंगे उतने ही उस जाति विशेष को मजबूती मिलेगी। तो इस प्रकार जो प्रभुत्वता का जो निर्धारण है अब गांव के स्तर पर तय नहीं होता, बल्कि क्षेत्रीय आधार पर प्रभुत्वता का निर्धारण होता है, यानी कि जो प्रभु जाति है उसका निर्धारण अब केवल गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय आधार पर उसका निर्धारण होता है। साथ ही एम.एन. श्रीनिवास ने ये भी बताया कि जो प्रभु जाति की अवधारणा में संघर्ष निहित है, क्योंकि वर्तमान में चुनाव, पंचायती राज आदि के कारण जो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक हो गई है, और जो प्रभु जाति है उसको हमेशा संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने जो रामपुरा गांव में जो अध्ययन किया उसमें ये पाया कि गांव में जो कई जातियां हैं, रामपुरा गांव में कई जातियां थी, जैसे कि ब्राह्मण, कृषक, अस्पृश्य जातियां आदि, और सांस्कृतिक दृष्टि से जो कृषक जातियां ब्राह्मणों से निम्न मानी जाती है, लेकिन उनके पास भूमि के माध्यम से अधिक आर्थिक शक्ति है और गांव के जो राजनीतिक मामलों में उनका हस्तक्षेप भी है। तो इस कारण श्रेणीबद्धता में निम्न होते हुए भी वे प्रभु जातियां है, यानी कि जो कृषक जातियां है रामपुरा गांव में वो प्रभु जातियां है। यद्यपि उनकी जो श्रेणीबद्धता है वो ब्राह्मणों से निम्न है, लेकिन उनके पास जो आर्थिक स्रोत है उनकी अधिकता के कारण उनके पास अधिक शक्ति है, इसके कारण वो प्रभु जाति वहाँ पे कहलाती है। और गांव की जो अन्य जातियों के, इन प्रभु जातियों के साथ जो सेवा संबंध है वो भी एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अध्ययन के दौरान पाए। साथ ही ये भी पाया कि जो कूर्ग और ओकालिंगा जातियाँ अपने गाँव में प्रभुता के साथ जुड़ी हुई है,
और प्रभुता की ये जो संबंध है वो स्थानीय जातियों के लिए संस्कृतिकरण के स्थानीय स्रोत हो सकते हैं तथा यही स्रोत बाधक भी हो सकते हैं। यदि देखें तो निम्न जातियों और दलितों का इस संरचना में कोई स्थान नहीं है और भारत में कहीं भी जो अधीनस्थ समूह है उसको एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति के रूप में अपने अध्ययन के दौरान नहीं पाया। तो इस प्रकार एम.एन. श्रीनिवास ने जाति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और इस अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा विकसित की है, जो कि ग्रामीण भारतीय संरचना को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है वर्तमान संदर्भ में भी। और इसके क्योंकि जो जाति व्यवस्था है भारतीय समाज की एक आधारभूत विशेषता है और प्रभु जाति की अवधारणा के आधार पर जाति संरचना को और अधिक सही ढंग से समझा जा सकता है।